आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे द्रव्यमान केंद्र। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसे बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। तो अगर हम इसको गंभीरता से समझने का प्रयास करें तो जब हम लोग पढ़ते थे तो बोलते थे कि तुम्हारा सेंटर कहाँ गया है, यानी किस स्कूल में आपकी परीक्षा होनी है। तो हम अपने स्कूल का नाम बताते थे कि परीक्षा केंद्र वो है। तो जहाँ पर परीक्षा होती थी तो केंद्र जो होता था उसको परीक्षा केंद्र या एग्जामिनेशन सेंटर बोलते थे। उसी प्रकार से किसी बॉडी या किसी वस्तु का द्रव्यमान जिस बिंदु पर केंद्रित होगा उसी को हम द्रव्यमान केंद्र कहेंगे। तो इस प्रकार से द्रव्यमान केंद्र के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि पहले हम यह देखेंगे कि द्रव्यमान केंद्र क्या है और फिर इसके महत्व पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि द्रव्यमान केंद्र क्या है। सरलता की दृष्टि से हम दो कणों के निकाय से शुरुआत करते हैं। निकाय का मतलब सिस्टम, यानी जिसमें दो कण हो, और दो कणों का जो सिस्टम है उसके बारे में हम समझेंगे। कह रहा है दोनों कणों की स्थितियों को मिलाने वाली रेखा को हम x अक्ष मानेंगे। तो देखिए, यहाँ पर दो कण हैं, एक कण ये है m1, एक कण ये है m2, और ये हमारा केंद्र बिंदु है। तो केंद्र बिंदु से m1 कण जो है या पार्टिकल जो है उसकी डिस्टेंस x1 है, या इसी को हम डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कह सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में देख रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन में यही डिस्टेंस है हमारी और यही हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर देखिए, जो m1 है केंद्र बिंदु से दूरी इसकी x1 है, और m2 है तो केंद्र बिंदु से दूरी इसकी x2 है। और इन दोनों m1 और m2 के बीच जो केंद्र बिंदु है m1 और m2 के बीच, ये हमारा केंद्र बिंदु नहीं, प्रारंभिक बिंदु इसको कह सकते हैं। तो प्रारंभिक बिंदु से m1 की दूरी x1, m2 की दूरी x2 है, और m1 और m2 के मध्य बिंदु जो हैं उसकी दूरी इस प्रारंभिक बिंदु से x है, जैसा हम देख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये दो कण m1 और m2 हैं, तो उनके बीच कहाँ पर केंद्र बिंदु होगा, सेंटर ऑफ मास जिसे कहेंगे, द्रव्यमान कहाँ पर केंद्रित होगा, इसका हम पता लगाएंगे। तो कह रहा है दो कणों और उनके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। अब इसके विषय में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो किस प्रकार से इसको लिखा जाएगा, जो फिगर में बना हुआ है, तो इसी के आधार पर हम लोग फार्मूला निकालेंगे कि द्रव्यमान केंद्र कैसे निकाला जाएगा। तो कह रहा है कि माना कि दो कणों की किसी मूल बिंदु O से दूरियां क्रमशः x1 एवं x2 हैं, जैसा हमने देखा है। इन कणों के द्रव्यमान क्रमशः m1 एवं m2 हैं, जैसा कि हम पीछे फिगर में देख चुके हैं। इन दो कणों के मध्य का द्रव्यमान केंद्र C एक ऐसा बिंदु होगा जिसकी O से दूरी x का मान हो। तो हमने जो फिगर देखा है तो ये x जो है ये प्रारंभिक बिंदु, या इसको हम ओरिजिन मान सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। ये दो द्रव्यमान है जिनमें एक m1 है और एक हमारा m2 है। तो यहाँ पर देखिए, x इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो x की अगर हमको वैल्यू निकालना हो तो NCERT में देखिए सीधा यह फार्मूला लिख दिया है। किस प्रकार से निकाला गया है इसकी कहीं पर चर्चा नहीं है, तो हम लोग भी इसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x बराबर m1 x1 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2। तो अगर प्रारंभिक बिंदु से अगर हमको ये x निकालना है तो x को हम x1 m1
प्लस x2 m2 अपान m1 प्लस m2 के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए x बराबर m1 x1 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2, ये x निकल आएगा। अब कह रहा है कि समीकरण 6.1 में x को हम x1 एवं x2 का द्रव्यमान भारित माध्य मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब हम किसी चीज का मीन निकालते थे, माध्य निकालते थे, तो कैसे निकालते थे? मान लीजिए 10 संख्याएं हैं, तो उनको 10 को हम लोग जोड़ते थे और जोड़ करके 10 का भाग देते थे, इसी प्रकार से निकालते थे। तो इसी प्रकार से यहाँ भी किया गया है कि अगर केंद्र बिंदु x है, उसको निकालना है दोनों द्रव्यमानों के जो बीच है, तो हम क्या करेंगे, जो ओरिजिन है उससे दूरी और द्रव्यमान प्लस जो ओरिजिन है उससे दूरी और द्रव्यमान, दोनों जो पिंड हैं उनका लिख करके उनको जोड़ेंगे और फिर दोनों द्रव्यमान के योग का भाग दे देंगे। तो वही कह रहा है कि समीकरण 6.1 में x को हम x1 एवं x2 का द्रव्यमान भारित माध्य मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इंग्लिश में देखें तो कह रहा है कि इन इक्वेशन 6.1 x कैन बी रिगार्डेड एज द मास वेटेड मीन ऑफ x1 एंड x2। द्रव्यमान भारित मास को अंग्रेजी में मास वेटेड मीन ऑफ x1 एंड x2 मान रहा है। अब कह रहा है कि यदि दोनों कणों का द्रव्यमान बराबर है, तो अगर दोनों कणों का द्रव्यमान बराबर है तो जाहिर सी बात है कि x दोनों के मध्य में होगा। तो m1 बराबर m2 बराबर, अगर m है, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तब x बराबर m1 m2 की जगह m रख देंगे और नीचे m जुड़ के 2m हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पर m कॉमन हो जाएगा तो m कट जाएगा, तो x1 प्लस x2 अपान 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमें ये x निकालना है कि दोनों जो द्रव्यमान हैं उनके बीच की दूरी क्या है, दोनों द्रव्यमानों की केंद्र बिंदु से दूरी क्या है, ये जो x की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों को जोड़ करके उसका, या दोनों दूरियों को जोड़ करके इसका आधा कर देंगे। ये हम लोग कर देंगे अगर हमको सही से x की वैल्यू निकालना है तब। तो इसको देखते हैं। कह रहा है इस प्रकार समान द्रव्यमान के दो कणों का द्रव्यमान केंद्र ठीक उनके बीचों बीच है। तो देखिए x1 प्लस x2 बाई 2, यानी जो दोनों डिस्टेंस है उनके बीचों बीच है। तो अगर हमारे पास n कण हो जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 से लेकर के mn तक हो और सबको x के अक्ष के अनुदिश रखा गया है, तो परिभाषा के अनुसार इन सब कणों का द्रव्यमान केंद्र क्या होगा। तो x बराबर जैसे m1 x1 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2 किए थे, वैसे ये x m1 mn xn तक जाएगा और नीचे जो ऐड कर रहे हैं वो mn तक जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा ऊपर का पूरा समेशन 1 से लेकर के n तक, तो i बराबर 1 से लेके n तक यम आई एक्स हो जाएगा अपान ये नीचे समेशन, समेशन मतलब समाकलन, तो नीचे i बराबर 1 से लेकर के ये n तक हो जाएगा और ये एम आई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ एम आई एक्स आई अपान समेशन ऑफ एम आई हो जाएगा, जिसको हिंदी में समाकलन कहते हैं। मतलब सबका योग जोड़ करके इकट्ठा रूप में कैसे लिखा जाए, ये कहने का मतलब। तो इकट्ठा इस तरह लिखा जाता है। ये जो समाकलन का साइन है इसका मतलब है समाकलन का मतलब समान आकलन, सब के प्रति समान आकलन किया जाए, तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है जहां x1 x2 से लेकर के xn कणों की क्रमशः मूल बिंदु से दूरियां हैं, x भी उसी मूल बिंदु से मापा गया है। संकेत ये समेशन का या समाकलन यूनानी भाषा का अक्षर सिग्मा संकलन को व्यक्त करता है। संकलन कहते हैं, कहीं कहीं समाकलन लिखा रहता है।
जो इस मामले में n कणों के लिए किया गया है। संकलन फल यानी समेशन ऑफ mi या संकलन ऑफ mi इक्वल टू m हो जाएगा, निकाय का कुल द्रव्यमान। तो अगर समेशन ऑफ mi मतलब टोटल जितने भी हैं उनका अगर ये कैपिटल M मान लिया जाए तो समेशन ऑफ या संकलन ऑफ mi को क्या बोलेंगे, या सिग्मा कह सकते हैं। देखिए यूनानी भाषा का अक्षर सिग्मा से व्यक्त करते हैं, तो mi इक्वल टू कैपिटल M हो जाएगा। यही निकाय का कुल द्रव्यमान है, यानी सिस्टम का टोटल मास। आप देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि माना हमारे पास 3 कण हैं जो एक सरल रेखा में तो नहीं पर एक समतल में रखे गए हैं। जाहिर सी बात है कि एक सरल रेखा में एक विमा होगी, 1 डायमेंशन, लेकिन अगर किसी एक प्लेन में रखेंगे तो 2 डायमेंशन होगी, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों हो जाएंगी। तो कह रहा है कि तब हम उस तल में जिसमें ये 3 कण रखे गए हैं x एवं y अक्ष निर्धारित कर सकते हैं और इन 3 कणों की स्थितियों को क्रमशः निर्देशांकों x1 y1 x2 y2 एवं x3 y3 द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अभी हमने जो रखा था ऊपर फिगर, उसमें केवल एक एक्सिस थी x, तो x की बात की गई थी। अब 2 एक्सिस जब हो जाएंगी, किसी प्लेन में रखेंगे, किसी समतल में रखेंगे तो 2 एक्सिस हो जाएगी। जब 2 एक्सिस हो जाएगी तो हम x और y दोनों की बात करेंगे। तो वही कह रहा है कि मान लीजिए कि इन 3 कणों के द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 m3 हैं। इन 3 कणों के निकाय यानी सिस्टम का द्रव्यमान केंद्र C निर्देशांकों x y द्वारा व्यक्त किया जाएगा जिनके मान हैं। तो अब देखिए अगर हम x और y द्वारा व्यक्त करें तो x एक्सिस में जो दूरी है उसको x1 x2 x3 मानेंगे और y एक्सिस में जो दूरी है उसको y1 y2 y3 मानेंगे। तो इस प्रकार से अगर x निकालेंगे, दोनों द्रव्यमानों का केंद्र बिंदु जिस तरह था, तो जितने भी द्रव्यमान हो, मान लीजिए 3 द्रव्यमान है, तो तीनों के बीच की जो दूरी गुणे उनके द्रव्यमानों का गुणनफल बटे टोटल द्रव्यमान। तो देखिए अब 3 है तो x बराबर m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपान m1 प्लस m2 प्लस m3। ये x एक्सिस के लिए हो गया। अब अगर जब हम y एक्सिस के लिए इसी मास के बारे में करेंगे तो मान लीजिए m1 जो मास है उसकी x एक्सिस से x1 दूरी है और y एक्सिस से y1 है। तो अब y से जब गणना करेंगे तो m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 लिखेंगे अपान टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं या द्रव्यमान 2 द्रव्यमानों के मध्य बिंदु की गणना कर सकते हैं ओरिजिन से। ध्यान दीजिए x और y ये ओरिजिन से हैं, यानी केंद्र बिंदु से हैं। द्रव्यमान जो रखे गए हैं उनके मध्य बिंदु की दूरी। अब देखें अगर समान द्रव्यमान वाले कण हैं तो m बराबर m1 प्लस m2, m बराबर m1 बराबर m2 बराबर m3 हो जाएगा। तो सब जगह जब m रखेंगे तो m कॉमन हो जाएगा और डिस्टेंस x1 प्लस x2 प्लस x3 हो जाएगा। अपान नीचे तीनों को जोड़ेंगे तो 3m हो जाएगा, m से m कट जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3। अब अगर y के लिए निकालें तो फिर m कॉमन हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा अपान 3m यहाँ भी हो जाएगा, m से m कट जाएगा तो ये y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 हो जाएगा। अर्थात समान द्रव्यमान वाले कणों के लिए 3 कणों का द्रव्यमान केंद्र उनकी स्थिति बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज के केंद्रक पर होगा। तो देखिए y1 y2 y3 3 बिंदु हो अगर, तो देखिए 3 का भाग दे दिया गया यानी बराबर बराबर है, तो त्रिभुज जो बनेगा उसके कह रहा है कि अर्थात समान द्रव्यमान वाले कणों के लिए 3 कणों का द्रव्यमान केंद्र उनकी स्थित बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज के केंद्रक पर स्थित होगा, यानी जो ट्रायंगल बनेगा उसके
सेंटर पर होगा, बशर्ते कि द्रव्यमान यानी मास सेम हो। अब देखिए समीकरण 6.3, इसको चाहे तो आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं। अब देखिए आगे कह रहा है कि समीकरण 6.3 ए कामा बी के परिणामों को सरलता पूर्वक ऐसे n कणों के एक निकाय के लिए सार्वविक किया जा सकता है जो एक समतल में न होकर अंतरिक्ष में फैले हों। तो इस तरह के निकाय का द्रव्यमान केंद्र x y z है जहां। तो अब ध्यान दीजिए कि ए और बी में x y जो हमने किया एक प्लेन में था, समतल में था, तो उसमें दो ही विमाएं होती हैं, एक x एक्सिस एक y एक्सिस। लेकिन अगर हम अंतरिक्ष में ले जाएं, यूनिवर्स में ले जाएं, तो खाली जगह, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी जा सकते हैं, यानी उसकी तीन दिशाएं होंगी, x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस। तो अब तीन प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं x y z प्लेन में। तो ध्यान दीजिए जब स्ट्रेट लाइन की बात होगी तो वन डायमेंशनल होगा, उसमें सिर्फ एक ही विमा होगी, तो x एक्सिस केवल लिया जाएगा। लेकिन जब प्लेन होगी तो उसमें दो विमाएं होंगी, यानी टू डायमेंशनल होगा, तो उसमें x और y दो डायमेंशन होगी। और जब फ्री स्पेस होगा, अंतरिक्ष होगा, यूनिवर्स होगा, तो वहां पर थ्री डायमेंशन होंगी, तो x y z लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने तीनों के लिए लिखा है x इक्वल टू सिग्मा m1 mi xi अपान m, y इक्वल टू सिग्मा mi yi अपान m, z इक्वल टू सिग्मा mi zi अपान m, जहाँ m इक्वल टू सिग्मा mi निकाय का कुल द्रव्यमान है। तो ध्यान दीजिए जो सिग्मा mi है ये कुल द्रव्यमान है। तो सूचक i का मान 1 से n तक बदलता है। mi iवें कण का द्रव्यमान है और iवें कण की स्थिति x1 y1 z1 से व्यक्त की गई है। तो ध्यान दीजिए जैसे पीछे फिगर में देखा था तो उसी चीज को यहाँ पर लिखा जा रहा है। अब कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए आप चाहें तो इनको बंद कर सकते हैं ब्रैकेट में, और बंद करने के बाद आप लोग इसको अंडरलाइन कर सकते हैं यहां तक। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, यदि हम स्थित सदिश यानी पोजीशन वेक्टर की अवधारणा का उपयोग करें तो समीकरण 6.4 ए बी सी को संयोजित करके एकल समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है। यदि r iवें कण का स्थित वेक्टर है और कैपिटल R द्रव्यमान केंद्र का स्थित सदिश है यानी पोजीशन वेक्टर है, तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं। तो देखिए हमने जब वेक्टर चैप्टर पढ़ा था तो x एक्सिस को i कैप लिखते थे एकांक सदिश, y एक्सिस में एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर को j कैप लिखते थे, z एक्सिस में k कैप लिखते थे यूनिट वेक्टर को। तो i j k लिख दिया, i कैप j कैप k कैप, क्योंकि ये एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर है। ये बता रहे हैं कि हम किधर की बात कर रहे हैं, x एक्सिस की कि y एक्सिस की कि z एक्सिस। और चूंकि सदिश राशि हैं इसलिए यहाँ पर पोजीशन वेक्टर का गुणा किया गया है x i y i और z i के साथ। तो r i यानी ये पोजीशन क्या है, सेंटर से ये r i बताता है। तो इसको हम कैपिटल R इक्वल टू लिख सकते हैं, R द्रव्यमान केंद्र का स्थित सदिश है यानी पोजीशन वेक्टर। तो कैपिटल R इक्वल टू हो जाएगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो ये हो जाएगा R इक्वल टू समेशन ऑफ m i r i अपान m। समीकरण के दाहिनी ओर लिखा गया योग सदिश योग है। ध्यान दीजिए ये जो लिखा गया है दाहिनी तरफ, मतलब ये पूरा ये वेक्टर एडिशन है, इसको सिंपल नहीं जोड़ना, ये वेक्टर एडिशन है। और इसी हिसाब से R1 की ये वैल्यू यहाँ पर क्योंकि सिग्मा के साथ लिखी गई यानी पूरा एक साथ जोड़ के लिखा गया है। सदिशों के इस्तेमाल से समीकरणों की संक्षिप्तता पर ध्यान दीजिए।
यदि संदर्भ फ्रेम यानी निर्देशांक निकाय यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मूल बिंदु को दिए गए कण निकाय के द्रव्यमान केंद्र में लिया जाए तो समेशन ऑफ एम आई आर आई इक्वल टू 0 होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मूल बिंदु में ले लें, कह रहा है यदि संदर्भ फ्रेम यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मूल बिंदु को दिए गए कण निकाय यानी पार्टिकल के सिस्टम के द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास में लिया जाए तो समेशन ऑफ एम आई आर आई इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि जब द्रव्यमान केंद्र में ले लेंगे तो आर 0 हो जाएगा, क्योंकि वो तो सेंटर में ही रहेगा, कोई डिस्टेंस होगी ही नहीं, तो आर 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि दृढ़ पिंड यानी रिजिड बॉडी जैसे कि मीटर, छड़ या फ्लाई व्हील बहुत पास पास रखे गए कणों का निकाय है, अतः समीकरण 6.4a, b, c और d दृढ़ पिंड के लिए भी लागू होते हैं। तो ए बी सी डी जो हमने ये समीकरण देखे ए बी सी डी यहाँ तक, तो ये सब सॉलिड मास के लिए भी या सॉलिड बॉडी के लिए भी लागू होते हैं। क्यों लागू होते हैं? क्योंकि छड़ भी एक तरह से पास पास के कणों का एक समूह है, तभी छड़ बनी। तो वही कह रहा है कि पास पास रखे गए कणों का निकाय है यानी सिस्टम है, अतः सारे समीकरण ए बी सी डी जो 6.4 के सारे समीकरण एक छड़ के लिए, फ्लाई व्हील या मीटर ब्रिज के लिए, सब के लिए लागू होंगे। इस प्रकार के पिंडों में कणों यानी परमाणु या अणुओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि इन समीकरणों में सभी पृथक पृथक कणों को लेकर संयुक्त प्रभाव ज्ञात करना असंभव कार्य। तो जाहिर सी बात है कि एक छोटे छोटे कण इतने ज्यादा हैं अणु और परमाणु यानी एटम और मॉलिक्यूल कि उनको एक एक गिनना और उनका एक एक अलग अलग उनके अध्ययन करना, स्टडी करना बहुत जटिल विषय है। पर क्योंकि कणों के बीच की दूरी बहुत कम है, हम पिंड में द्रव्यमान का सतत वितरण मान सकते हैं। तो चूंकि उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि जैसे हम छड़ में देखते हैं कि सब जगह कण है, सब जगह पार्टिकल है, वैसे कॉन्टिन्यूअस मान सकते हैं, सतत वितरण मान सकते हैं, यानी मास सब जगह डिस्ट्रीब्यूट है। यदि पिंड को n छोटे द्रव्यमान खंडों में विभाजित करें जिनके द्रव्यमान डेल्टा m1, डेल्टा m2, डेल्टा mn है तथा आईवा खंड डेल्टा mi बिंदु x1, xi, yi, zi पर अवस्थित है, ऐसा सोचें तो द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांकों के लगभग मान इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। तो वही कह रहा है कि अगर डेल्टा m1, डेल्टा m2 से लेकर के डेल्टा m तक हम मास को माने और जो डिस्टेंस है इनकी मास की जिनकी बात कर रहे हैं वो x1, y1, z1 हो, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं x इक्वल टू सिग्मा डेल्टा mi इंटू xi अपान सिग्मा डेल्टा mi, ये x हो गया। y इक्वल टू सिग्मा डेल्टा mi yi अपान सिग्मा डेल्टा mi, z इक्वल टू सिग्मा डेल्टा mi zi अपान सिग्मा डेल्टा mi। तो x y z सारी एक्सिस में इसी प्रकार से केवल यहाँ पर x1 i y i z i एक्सिस के हिसाब से x y z किस एक्सिस में हम ले रहे हैं, सेंटर यानी केंद्र बिंदु से। तो इस प्रकार से हम सबको इकट्ठा लिख सकते हैं। तो सारे समीकरण जितने भी थे वो हमारे एक जगह यहाँ पर आ गए, एक जगह यहीं पर सारे केंद्रित हो गए। अब कह रहा है कि यदि हम n को बृहत्तर करें यानी और ब्रॉड करें और बढ़ाएं और बृहद रूप में बात करें, अर्थात डेल्टा mi को और छोटा करें, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसी बात है कि n को बृहत्तर करेंगे यानी संख्या बढ़ाएंगे तो ये छोटा होगा डेल्टा mi, क्योंकि कण जब छोटे होंगे तभी तो संख्या ज्यादा बढ़ेगी।
भाई एक बड़ा फुटबॉल है, उसकी छोटी छोटी गेंद बनाएंगे तो संख्या बढ़ जाएगी, तो मास कम हुआ ना द्रव्यमान। तो इसी प्रकार से कह रहा है कि अगर डेल्टा एम एन को हम बढ़ाएंगे तो डेल्टा एम आई को और छोटा करें तो ये समीकरण काफी यथार्थ मान बताने लगते हैं। उस स्थिति में आई कणों के योग को हम समाकलन, अब देखें यहाँ पर, वहां संकलन लिखा था, यहाँ समाकलन लिखा, तो ये संकलन का चिन्ह ये है समेशन, और समाकलन, हाँ ये संकलन है, हमने समाकलन बताया था, या इंटीग्रेशन होता, समाकलन का हिंदी, ये संकलन ही है, संकलन ही है, समाकलन ये है। तो देखिए कह रहा है उस स्थिति में आई कणों के योग को हम समाकलन से व्यक्त करेंगे। तो थोड़ा हिंदी इंग्लिश में आप लोग ध्यान दीजिए, ये समाकलन नहीं, ये संकलन ही है, जिसको समेशन या सिग्मा बोल दें। समाकलन ये है, समाकलन शब्द हम बार बार निकल रहा था। संकलन, तो ये समेशन का है डेल्टा एम आई या इंटीग्रेशन डी एम इक्वल टू कैपिटल एम। तो इस प्रकार से ये हमारा नीचे हो जाएगा समेशन ऑफ डेल्टा एम आई एक्स आई, तो ये इंटीग्रेशन एक्स डी एम हो जाएगा। इसको एक्स डी एम, जब बहुत छोटा होगा तो डी लिखते हैं, थोड़ा बड़ा होगा तो डेल्टा लिखते हैं। तो ये समेशन डेल्टा एम आई एक्स आई वाई आई, ये देखिए एक्स है, वाई है, जेड है, सब वही लिखा जाएगा, केवल यहाँ वर्ग चेंज हो जाएगा और यहाँ एक्स वाई जेड चेंज हो जाएगा। तो समेशन ऑफ डेल्टा एम आई वाई आई, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन वाई डी एम। समेशन ऑफ या सिग्मा डेल्टा एम आई जेड आई, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन जेड डी एम, जहाँ कैपिटल एम पिंड का कुल द्रव्यमान है। द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांकों को अब हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो अब इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि जब वैल्यू बहुत छोटी होगी तो डी लिखते हैं, और छोटी होगी तो एक्स इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन का साइन एक्स डी एम, वाई इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन का साइन वाई डी एम, और जेड इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन का साइन जेड डी एम। यानी ये जो छोटा था वो, और नीचे जो m1 प्लस m2 प्लस m3 लिखा रहता था वो पूरा ये टोटल m लिख दिया गया। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए जो कैपिटल एम नीचे लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि वो पूरा m1 प्लस m2 प्लस m3 mn तक थे, जितने सबको जोड़ करके यहाँ नीचे लिखा गया। कह रहा इन तीन अंकित व्यंजकों के तुल्य सदिश व्यंजक इस प्रकार लिख सकते हैं। अगर इन तीनों को एक साथ लिखना हो तो जैसे आर आई इक्वल टू एक्स आई एम आई प्लस वाई आई एम आई प्लस जेड आई एम आई ऊपर लिखे थे, तो इसको एक साथ इसने ऐसे लिख दिया है कि आर इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन आर डी एम। अब ये आर एक्स वाई जेड जिस एक्सिस में होगा उसी हिसाब से हम इसको निकाल लेंगे। अब देखिए आगे भी स्पष्ट रूप से और बता दे रहा है, कह रहा है कि यदि, अर्थात कह रहा है यदि हम द्रव्यमान केंद्र को अपने निर्देशांक निकाय का मूल बिंदु चुने, तो अगर मूल बिंदु में ही है तो सेंटर ऑफ मास उसी में रहेगा, तो आर 0 होगा। तो आर ये जब 0 हो जाएगा तो पूरा 0 होगा, तो आर एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। अर्थात इंटीग्रेशन आर डी एम इक्वल टू 0 या इंटीग्रेशन एक्स डी एम इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डी एम इक्वल टू इंटीग्रेशन जेड डी एम इक्वल टू 0। यानी एक्स वाई जेड एक्सिस में सेंटर से द्रव्यमान केंद्र की दूरी 0 हो जाएगी, तो वहां जब 0 रख देंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। मोटी मोटी भाषा में कहने का यह मतलब है। तो यही कह रहा है कि तो देखिए कह रहा है कि प्रायः हमें नियमित आकार के समान पिंडों जैसे वलयों यानी छल्ला जो होता है, रिंग, गोल चकतियों यानी प्लेट्स, गोलों यानी स्फीयर, छड़ों यानी रॉड इत्यादि के द्रव्यमान केंद्रों की गणना करनी पड़ती है, यानी इनके सेंटर ऑफ मास की गणना करनी पड़ती है। तो समांग पिंड से हमारा तात्पर्य एक ऐसी वस्तु से है जिसमें द्रव्यमान का समान रूप से वितरण हो। तो ध्यान दीजिए
समांग यानी होमोजीनस बॉडी का मतलब है कि उसके सब जगह मास सेम रूप से डिस्ट्रीब्यूट। सममिति का विचार करके हम सरलता से यह दर्शा सकते हैं कि इन पिंडों के द्रव्यमान केंद्र उनके ज्यामितीय केंद्र ही होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि अगर सिमेट्रिकल बॉडी है तो सिमेट्रिकल बॉडी है तो उसका जो जियोमेट्रिकल सेंटर होगा वही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। ये चीज ध्यान देना। अब देखिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि आइए एक पतली छड़ पर विचार करें जिसकी चौड़ाई और मोटाई यदि इसकी अनुप्रस्थ काट आयताकार है। ध्यान दीजिए, एक छड़ लेना है और कह रहा है उसकी चौड़ाई और मोटाई यदि इसकी अनुप्रस्थ काट आयताकार है, यानी जो ये बीच से जैसे यहाँ से काट दिया जाए तो इसमें जो ये निकलेगा, जैसे गन्ने को बीच से काटा जाए तो गोल निकलता है, लेकिन इस छड़ में आयताकार होगा, आयताकार होगा, रेक्टेंगुलर, मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों होंगी। तो वही कह रहा है अर्थात त्रिज्य यानी छड़ बेलनाकार है, इसकी लंबाई की तुलना में बहुत छोटी है। तो या तो आयताकार है अथवा त्रिज्य यानी बेलनाकार है, जैसे गन्ना कि उसको काटेंगे तो गोल आएगा, इसकी लंबाई की तुलना में बहुत छोटी है। तो कहने का मतलब जो पृष्ठ क्षेत्र गन्ने का निकल रहा है तो गन्ना कितना बड़ा है लेकिन वो गोल सा छोटा होता है। तो वही कह रहा है कि सरफेस एरिया उसका बहुत छोटा है उसकी लंबाई की तुलना में। तो छड़ की लंबाई x अक्ष के अनुदिश रखें और हाँ देखिए कह रहा है कि छड़ की जो लंबाई है ये x अक्ष के अनुदिश रखना है और मूल बिंदु इसके ज्यामितीय केंद्र पर लें, और मूल बिंदु जो है इसके ज्यामितीय केंद्र, मान लीजिए रॉड एक ही तरह है तो सब जगह बराबर मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, द्रव्यमान का वितरण है। तो जाहिर सी बात है कि इसको अगर दूरी को नाप लें तो उसकी आधी दूरी पर यह केंद्र बिंदु होगा। तो वही कह रहा है कि इसकी लंबाई की तुलना में बहुत छोटी किसको रखना है, पृष्ठ क्षेत्रफल को। ये किनारे वाला जो पृष्ठ है बहुत छोटा है देखिए लंबाई की तुलना में। तो कह रहा है छड़ की लंबाई x अक्ष के अनुदिश रखें और मूल बिंदु इसके ज्यामितीय केंद्र यानी जियोमेट्रिकल जो सेंटर है पर ले लें। तो परावर्तन सममिति की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक x पर स्थित प्रत्येक dm घटक के समान dm का घटक -x पर भी स्थित होगा। तो कह रहा है परावर्तन समिति यानी रिफ्लेक्शन सिमेट्री। इसको इंग्लिश में देखते हैं। देखिए रिफ्लेक्शन सिमेट्री, इसका मतलब ये है परावर्तन ज्यामिति या रिफ्लेक्शन सिमेट्री का कि जैसे हम किसी दर्पण के सामने, शीशा के सामने खड़े होते हैं तो हमारा ही फिगर वहां बनता है। तो जैसे छड़िए है तो जितना इधर है जैसा वैसा इधर भी होगा। तो अगर इधर x नापेंगे तो इधर हम -x नापेंगे। तो यहाँ पर देखिए छोटा सा पार्ट लिया है dm तो -x है, इधर लिया है छोटा सा पार्ट dm तो इधर x है, ये x एक्सिस है। तो वही कह रहा है कि परावर्तन सममिति की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक x पर स्थित प्रत्येक dm घटक यानी कंपोनेंट के समान dm का घटक x -x पर भी स्थित होता है। यानी अगर इधर x लिया है तो इधर भी -x पर dm कंपोनेंट स्थित होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि समाकल में हर जोड़े का योगदान 0 है और इस कारण स्वयं इंटीग्रेशन ऑफ x dm का मान 0 हो जाता है। तो चूंकि अगर दोनों को जोड़ेंगे तो एक तरफ एक प्लस रहेगा एक माइनस, तो प्लस माइनस बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि मान दोनों का बराबर रहेगा, क्योंकि सब जगह द्रव्यमान का वितरण समान है। ऐसी क्षण हम लोगों ने लिया है। तो इसीलिए कह रहा है कि समाकलन में हर जोड़े का योगदान 0 है और इस कारण स्वयं इंटीग्रेशन ऑफ x dm का मान 0 हो जाता है। क्योंकि समान वितरण है तो जितना माइनस एक्सिस में होगा उतना प्लस एक्सिस में, तो अगर जोड़ेंगे तो 0 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि समीकरण 6.6 बताती है कि जिस बिंदु के लिए समाकलन 0 हो वह पिंड का द्रव्यमान केंद्र है। तो ध्यान दीजिए जिस बिंदु पर
समाकलन यानी इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो तो वहाँ पर द्रव्यमान केंद्र होगा, यानी वही सेंटर ऑफ मास होगा, वहीं पर पूरी वस्तु का द्रव्यमान केंद्रित होगा। अतः समांग छड़ का ज्यामितीय केंद्र तथा द्रव्यमान केंद्र है, तो हम उसे सेंटर ऑफ मास भी कह सकते हैं और जियोमेट्रिकल सेंटर भी कह सकते हैं। इसे परावर्तन समिति के प्रयोग से समझ सकते हैं। जैसा हमने अभी बताया कि जैसे शीशा के सामने आप खड़े होते हैं तो आपका ही फिगर शीशा में बनता है, कोई अंतर नहीं रहता। इसी को रिफ्लेक्शन सिमेट्री बोलते हैं कि हमारे शरीर में जो प्रकाश पड़ रहा है वही रिफ्लेक्ट होकर के शीशा में गया तो शीशा ने हमारा फिगर बना दिया। तो सम्मित का यही तर्क है। समांग वलयों, चक्तियों यानी समांग यानी होमोजिनस, वलयों यानी रिंग, चक्तियों यानी प्लेट्स, गोलों यानी स्फीयर, और यहाँ तक कि वृत्ताकार या आयताकार अनुप्रस्थ काट वाली मोटी छड़ों के लिए भी लागू होगा। जैसे सभी पिंडों के लिए आप पाएंगे कि बिंदु x, y, z पर स्थित हर द्रव्यमान घटक के लिए बिंदु -x, -y, -z पर भी उसी द्रव्यमान का घटक लिया जा सकता है। तो दूसरे शब्दों में अगर हम यह कह सकते हैं, कहें तो इन सभी पिंडों के लिए मूल बिंदु परावर्तन समिति का बिंदु है। तो अगर समान रूप से द्रव्यमान वितरित होगा, यानी समांग छड़ होगी, होमोजिनस छड़ होगी, तो उसमें एक तरफ का निकाल के दूसरे तरफ का हम जोड़ेंगे और जोड़ने में वो घट जाएगा तो वो अलग बात है। परिणामतः समीकरण 6.5 में दिए गए सभी समाकलन शून्य हो जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि उपरोक्त सभी पिंडों का द्रव्यमान केंद्र उनके ज्यामितीय केंद्र पर ही पड़ता है। तो चूंकि सारे समाकलन 0 आ जाते हैं, जो ये बताते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है वो जियोमेट्रिकल सेंटर पर स्थित है, ये कहने का मतलब है। अब आगे हमारा एक क्वेश्चन नंबर 6.1 आ जाता है। तो इन क्वेश्चनों की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।